एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान की। संविधान की बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि आज संविधान निर्माणदाता, निर्माणकर्ता, संविधान देने वाले, हमें संविधान बताने वाले, संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनका आज उनके बहुत ज़्यादा उनके लिए लोग हर जगह पोस्ट कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और बधाइयाँ लिख रहे हैं। काफ़ी पोस्ट मैंने सुबह से सोशल मीडिया पर भी देखी, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चर्चे हैं। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल को यानी आज हुआ था। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को स्थापित किया। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवाधिकार जैसे कि दलितों एवं दलित आदिवासियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन जैसे कई आंदोलन उन्होंने चलाए। जबकि अभी हाल में हमने देखा था कि एक दलित बच्चे को मंदिर में पानी पीने के लिए यति नरसिंह सिंह ने रोका था और उसे पीटा भी गया था। खैर, आगे बात करते हैं कि संविधान निर्माण की अगर बात करें तो उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को दो वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार करके 26 नवंबर 1949 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया था। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात होती है, आज उनका दिन है, उनका जन्मदिन है, तो उसके साथ ही उन्होंने इतने बड़े संविधान को जब लिखा तो उसमें उन्होंने हर तरह की चीज़ों को लिखा, हर तरह के अनुच्छेद लिखे। अनुच्छेद के ज़रिए हमें बताया कि हमारा कहाँ पे क्या राइट्स है, किस तरह से देश में क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से कानून चलेगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उन्होंने सबके लिए सारी चीज़ें लिख रखा था। तो आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर संविधान से संबंधित एक नया प्रोग्राम है जो हमेशा हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि संवैधानिक तरीके से किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, किस मुद्दे पर जब भी देश में किसी मुद्दे पे बात चलेगी तो हम आपको उसे संविधान से जोड़कर उसके अनुसार बताएंगे कि किसके क्या ह्यूमन राइट्स हैं, लोग किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये बात करेंगे आज अविश्वास प्रस्ताव की। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको जो है मध्यरात्रि में हुए मतदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इमरान खान देश के इतिहास में एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। तो इसी बात पर इतनी चर्चा हुई अविश्वास प्रस्ताव की कि अविश्वास प्रस्ताव को हम जानते हैं कि भारत में इसका क्या कानून है, भारत में इसके लिए क्या लिखा गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से हमें ये बात अपने संविधान के अनुसार समझाई है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। और साथ ही विश्वास प्रस्ताव के बारे में भी जानेंगे कि यदि एक मंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो उस कंडीशन में क्या करता है और अगर उसके लिए विश्वास प्रस्ताव का सामना होता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कब लाया जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव, क्यों आता है, कब लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है। तो आपको बता देंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक सीधा मकसद होता है सरकार को सदन में अकेला साबित करना और हो सके तो उसे गिरा देना। लेकिन विपक्ष कई बार ऐसी स्थिति में भी अविश्वास प्रस्ताव लाता है जब उसे मालूम होता है कि वो सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके पीछे विपक्ष की कोशिश रहती है कि किसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन को चर्चा के लिए राजी कर लेना। अविश्वास प्रस्ताव पे अमूमन 2 दिन चर्चा होती है। तो विपक्ष को सरकार की मलानत के लिए मतलब मनाने के लिए लाइव टीवी पर 48 घंटे मिल जाते हैं। विपक्ष इसके जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। विश्वास मत का मामला जो होता है, अविश्वास के विपरीत जो विश्वास मत का मामला होता है वो थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होता है। ये वैसा ही होता है कि क्लास में खुद कभी मतलब इस तरह का हो जाए कि क्लास में खुद बच्चे कह दें कि मैडम आज मेरा पढ़ाइए मत लेकिन मेरा टेस्ट ले लीजिए। मतलब विश्वास मत लाने के पीछे हमेशा सरकार चलाने के दावे के अलावा एक छुपा हुआ एजेंडा भी होता है। ये अमूमन इन 2 में से एक होता है। या तो पहला, अगर सरकार से कुछ सांसद
विधायक अलग हो जाएं और सरकार ये साबित करना चाहे कि वो अब भी टिकी रह सकती है और बड़े फैसले ले सकती है। पहला तो ये। दूसरा ये कि विश्वास मत से सरकार अपने कुनबे की मजबूती चेक करती है। विश्वास मत परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी के भीतर जो सांसद थोड़ा बहुत नाराज रहता भी है, वो भी मॉरल प्रेशर के चलते इस वक्त साथ आ जाता है। यही बात सरकार के सहयोगी दलों पर भी लागू होती है। विश्वास मत में जो दल सरकार के साथ टिके उसे भरोसे के काबिल माना जाता है, भले ही उनकी कुछ मांगों से सरकार इत्तेफाक ना रखती हो। संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। इसका भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत का जिक्र नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 19 के मुताबिक कैबिनेट सामूहिक रूप से पूरे सदन में यानी कि लोकसभा विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये होता है कि सदन में मौजूद ज्यादातर सांसद कैबिनेट और उसके लीडर के पाले में होंगे। इसलिए आप भले ही 2% वोट के साथ ही चुनाव क्यों ना जीत ले, लेकिन 50% सांसदों के साथ कम के साथ सरकार नहीं बना सकते। मतलब 50% सांसद होने चाहिए, और बना भी लिया तो आपको सरकार बनाने के तय समय के भीतर बहुमत साबित करना ही पड़ेगा, जैसे कि 1991 में नरसिम्हा राव को करना पड़ा। साथ ही आपको ये बता दें कि विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वैसे ही राज्यों में भी दोनों प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। तो अब आपको ये बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया कहाँ से। मतलब जब संविधान में उसका जिक्र नहीं है तो फिर उसे किस अनुच्छेद के तहत हम जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद 118 के मुताबिक संसद के दोनों सदन कार्यवाही के लिए अपने अपने नियम बना सकते हैं। इसी के तहत लोकसभा में नियम 198 है। नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है। ये बड़ी आसान सी व्यवस्था है जिसे किया गया है। ये एक आसान सी प्रक्रिया है, हम आपको बताते हैं। पहले कोई सांसद एक लिखित नोटिस स्पीकर को देता है, फिर स्पीकर को इसे सदन में पढ़कर पूछना होता है कि कितने सांसद अविश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं। अगर 50 सांसद कह देते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं, तो स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी देनी होती है और इसके लिए एक तारीख तय कर दी जाती है। इस तारीख पर चर्चा के बाद वोटिंग होती है। इससे थोड़ी ही अलग प्रक्रिया होती है विश्वास मत की। विश्वास मत की भी बात करते हैं। विश्वास मत के लिए अलग से नियम कोई नहीं है। इसे सरकारें 194 के तहत करवा लेती हैं। माफ करिएगा, 184 के तहत करवा लेती हैं। 184 के तहत लाए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग करवाई जा सकती है और इस वोटिंग से मालूम चल जाता है कि कितने सांसद सरकार के पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ हैं। जब कोई भी पार्टी सदन में सरकार बनाने लायक बहुमत साबित न कर पाए तो राष्ट्रपति किसी ऐसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का न्योता देते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हो और वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने का जुगाड़ कर सके। इस पार्टी का नेता सरकार पहले बना लेता है, बहुमत बाद में साबित करता है और बहुमत साबित किया जाता है 184 के तहत विश्वास मत लाकर। 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता ऐसे ही दिया था तथा वाजपेयी को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन मिले थे। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव साथ में आ जाए तो क्या होता है। अब एक सवाल है कि विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव साथ में आ जाए तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होता है। तो आपको बताएंगे कि सदन में आमतौर पर सरकार द्वारा शुरू की कार्यवाही पर पहले अमल होता है, तो साथ साथ आने पर भी पहले चर्चा विश्वास मत पर ही होगी। 1990 में वीपी सिंह के समय ऐसा ही हुआ था। तब स्पीकर ने वीपी सिंह के लाए विश्वास मत पर पहले चर्चा करवाई थी। विश्वास मत हार जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता है। यदि अविश्वास मत वो हार गया है और अविश्वास मत पारित हो गया है तो इसमें सरकार के पास कोई भी हल नहीं बचता है। ये मान लिया जाता है कि सरकार सदन का भरोसा खो चुकी है, उसे पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके साथ ही समझिए उसके पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ जाता है और सरकार गिर जाती है। एक ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिसे अविश्वास प्रस्ताव हारने का डर हो बस एक काम कर सकता है, वो ऐसी कंडीशन में कि वो चाहे तो इस्तीफा देने से पहले सदन भंग करने की मांग कर सकता है। ऐसे में दोबारा चुनाव होते हैं लेकिन ये मांग वो पद पर रहते हुए ही कर सकता है। माने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले वो कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि ये मांग हमेशा मान ली जाती है, ये भी आपको साथ में बता दें कि ऐसा नहीं होता है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विवेक पर होता है कि ऐसी स्थिति में सदन भंग किया जाए या नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो सदन भंग करने की मांग नामंजूर कर किसी और दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। राष्ट्रपति पर सरकार की अनुशंसा बाध्यकारी होती है, लेकिन तभी जब ये साफ हो कि अनुशंसा करने वाली सरकार के पास सदन में बहुमत है। इसलिए जिन सरकारों का गणित बहुमत के आंकड़े के करीब रहता है, उनकी जेबों में एक कैलकुलेटर हमेशा पड़ा रहता है। अब अविश्वास के ऊपर बात करेंगे भारत में इसके इतिहास की कि क्या क्या हुआ अविश्वास प्रस्ताव पर। तो आपको बता दें कि पहला अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने रखा था। तब इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे और सरकार चलती रही थी। ठीक है, तो अभी तक कितनी बार आया प्रस्ताव? देश, अब समझिए कि अब तक 71 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं और संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के प्रशासन काल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ, उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा किसके खिलाफ आया है अविश्वास प्रस्ताव, किसके लिए आया है। तो बताते हैं कि देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आए। उनके शासनकाल में 15 से अधिक बार प्रस्ताव पेश किया गया था। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकार ने भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। 1993 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हुए थे। साथ ही ये रिकॉर्ड भी आपको हम बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा किसका रहा। तो सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। वाजपेयी का रिकॉर्ड इसमें थोड़ा अलग है। स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था और दूसरा प्रस्ताव जो है पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ था और दूसरा नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया और दोनों बार वे असफल रहे थे। 1996 में उन्होंने 1996 में तो उन्होंने विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया और 1998 में वे 1 वोट से हार गए थे। 80 के दशक में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध का एक साधन माने जाते थे, जिनका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता था। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में विपक्ष के इस हथियार का महत्व बढ़ गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक 4 बार ध्वनि मत से फैसला हुआ है। जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर अभी तक 4 बार ध्वनि मत से फैसला हो चुका है, जबकि 20 बार इन पर मत विभाजन कराया जा चुका है। साथ ही आपको बताएंगे कि विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है। जहां तक विश्वास प्रस्ताव का सवाल है, अब तक प्रधानमंत्री को 10 बार ये मत लेने को कहा गया है। ऐसे मतों में 5 सफल रहे थे और 5 असफल रहे थे। 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी की सरकारें विश्वास प्रस्ताव हार चुकी हैं। 1979 में ऐसे ही एक प्रस्ताव के पक्ष में जरूरी समर्थन न जुटा पाने के कारण तत्कालिक प्रधानमंत्री चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इस प्रोग्राम के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक लिखा हुआ है, उस पर भी जाके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपके साथ की ज़रूरत है। इसी के साथ अभी इस प्रोग्राम को देते हैं विराम। मिलेंगे अगले और मुद्दों के साथ। राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, देश विदेश की खबरों की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।